जय हिंद। आज हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है और भारतीय संविधान के साथ साथ विश्व में प्रस्तावना से क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रस्तावना के से अभिप्राय क्या है। किसी देश की राज्य व्यवस्था को समझने के लिए प्रस्तावना को समझना क्यों जरूरी है। किसी देश में वहाँ के निवासियों को या वहाँ के नागरिकों को समझने के लिए, उनके न्याय को समझने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को समझने के लिए क्यों प्रस्तावना को पढ़ना जरूरी है। आज हम लोग तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारतीय प्रस्तावना के संबंध में अनेक संविधानविदों का क्या कथन है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है। आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए घर शुरू करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए। आपके एग्जाम्स में, आपको कैसे भी एग्जाम्स, जैसे आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के, वहाँ आपके एग्जाम्स में इस आज की क्लास से भी एक सवाल आपके बनने के पूरे चांस। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक माना जाता है। या जैसे अगर मैं कहूँ भारतीय संविधान का अभिन्न अंग, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग प्रस्तावना ही है। इसी प्रकार आपके एग्जाम्स का भी, सरकारी नौकरी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण एक पोर्शन जो है आपका प्रस्तावना है। यहाँ से आपके हर एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन या हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि इसकी जटिलता को बहुत आसान आपके लिए कर। चलिए कर शुरू करते हैं। पहले हम लोग कथन देख लेते हैं कि भारतीय प्रस्तावना के संबंध में कथन किस किस प्रकार है या किन संविधानविदों के कथन क्या है। ये इससे पहले हम लोग इन पर चर्चा कर लेंगे प्रस्तावना होती क्या है। इसको देखते हैं। प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान को, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का एक स्वरूप। अगर आप लोगों को किसी देश के संविधान के दर्शन करना है कि उस देश के संविधान की प्रकृति कैसी है, वहाँ के लोगों के लिए स्वतंत्रता क्या है, तो उस देश के आप एक एक अनुच्छेद को, एक एक प्रावधान को न पढ़ करके, उसके इंटरनली मामले को न समझ करके आप सिर्फ उसकी प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना को समझ लीजिए। अगर ये आपने अच्छे से समझ ली तो आप उस देश के एक तरह से पूरे संविधान के दर्शन करें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूरे किसी भी देश के संविधान के अगर दर्शन करने हो, वहाँ की सरकार क्या चाहती है, क्या उसका स्वरूप है, नागरिकों के लिए किस प्रकार वह कार्य करना चाहती है, तो इसको समझने के लिए बस उस देश की प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा, उस देश की प्रेम्बल को पढ़ लीजिएगा। आपको उस देश के एक तरह से संविधान के, पूरे संविधान के दर्शन, ये प्रस्तावना का महत्व होता है। भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में बात करें हम लोग कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। 13 दिसंबर 1946 को हमने पहले भी जिक्र किया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो आपका 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की उद्देश्य गया प्रस्तावना। मूलतः इसमें कुछ, या एक तरह से जब इसका मूल रूप था इसमें कुछ शब्द नहीं थे, बाद में इसमें कुछ शब्द भी जोड़ दिए गए। उन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि प्रस्तावना के बारे में एक तरह से संविधानविदों के कथन क्या क्या। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग एक पहला देखिए, एक संविधानविद हुए अर्नेस्ट बर्कर। अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। क्वेश्चन आपसे बनता है कि किस संविधानविद के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, तो आंसर होगा आपका अर्नेस्ट बर्कर। चलिए आगे चलते हैं। यह आपका एक संविधानविद और हुए आपके के मुंशी। के मुंशी ने जो कहा है वो इस कई बार आपका एग्जाम से पूछा गया क्या, इनका कथन है प्रस्तावना भारतीय संविधान का राजनीतिक राशिफल, यह जन्म कुंडली है। इनके द्वारा कथन है प्रस्तावना भारतीय संविधान का राजनीतिक राशिफल, प्रस्तावना भारतीय संविधान का राजनीतिक राशिफल है। तो एक के मुंशी का कथन है। क्वेश्चन जी आपका कई बार है, इस चीज में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा। इसके अलावा N.A. पालकीवाला, एक व्यक्ति और है N.A. पालकीवाला। इनके अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का पहचान पत्र है। एक तरह से आपका पहचान पत्र, जो आपकी प्रस्तावना है कि भारतीय संविधान की पहचान कौन कराएगा, तो ये प्रस्तावना कराएगी। तो संविधान का पहचान पत्र प्रस्तावना है। तो ये आपका कहना है कथन था आपका N.A. पालकीवाला के अनुसार। इसके अलावा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जो हमारे जस्टिस रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप, इन तीनों के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से तीनों में से अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, आपको एक जगह ना दे करके तीनों नाम अलग अलग से दे सकता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप, इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सुभाष कश्यप ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ ले जाए। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी एक प्रसिद्ध कथन है। इनका कहना था कि यह एक पवित्र दस्तावेज है, प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है। इसके अलावा दूसरा कथन इनका ये भी था कि इसमें भारतीय संविधान के दर्शन निहित है, प्रस्तावना में भारतीय संविधान के दर्शन निहित है। ये दोनों कथन आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। आगे हम बात करें सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्चतम न्यायालय, इनका भी एक फैसला आया था। इन्होंने भी इसके बारे में एक तरह से विचार अपने दिए थे। वो क्या था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। भारतीय संविधान निर्माता उस समय भारतीय संविधान में क्या चाहते थे, किस तरह के प्रावधान में जोड़ना चाहते थे, भारतीय संविधान को कैसा बनाना चाहते थे, उनके मन को पढ़ने का जो कुंजी आपकी प्रस्तावना है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी आपको जो कथन है ये भी आपको कई बार एग्जाम्स में आएगा। इसके अलावा एक और भी आता डी डी बसु के अनुसार प्रस्तावना संविधान का स्वाधीनता संग्राम, प्रस्तावना को स्वाधीनता संग्राम माना है आपका संविधान को स्वाधीनता संग्राम माना है डी डी बसु के अनुसार। तो कुछ कथन है आपसे बार बार पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को इनको याद करना है, ऐसे एग्जाम से आपके क्वेश्चन है। अब प्रस्तावना को हम लोग समझते हैं है क्या। पहले हम लोग प्रस्तावना एक बार पढ़ते हैं। प्रस्तावना आपकी है जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, जैसे ये लिखा हुआ है ना आपका, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ऐसा तो नहीं है कि आपके एग्जाम में प्रस्तावना लिखने के लिए आए, आपको याद करनी, लेकिन आपको ये याद करना इसलिए महत्वपूर्ण है, इसकी जो शब्दावली है वे बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और आपको उन सभी शब्दावलियों की जानकारी होनी चाहिए। अब सभी शब्दावलियों की जानकारी आपको कैसे हो सकती है, जब आपकी प्रस्तावना याद होगी। तो आपको अगर यहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं तो प्रस्तावना को अच्छे से याद करना आपको जरूरी है, या फिर इसके शब्दों का आपको पता रहना जरूरी है कि कहाँ कहाँ किस किस शब्द हैं, इनके सीक्वेंस भी आपको याद रखना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस कैसे याद रखना जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में कैसे न्याय की बात की गई है या कौन से न्याय की बात की गई है। न्याय आपका जैसे ये रहा तो कौन से न्याय की बात की गई है, जैसे आपका लिखा हुआ है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। तो आपको ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये याद करनी चाहिए। तो प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लेना। एक बार फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष का ही दूसरा मतलब पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आगे चले, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, या राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी
को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम लोग इसके शब्दावली को समझेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और आपसे पूछी जाती है। क्या मूल प्रस्तावना ऐसी ही थी हमारी? तो ये भी आपका सवाल बन सकता है। मूल प्रस्तावना हमारी ऐसी नहीं थी। हमारे 3 शब्द ये बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको हम समझेंगे। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अब भारत किसी बाहरी शक्ति के दबाव में कार्य नहीं करेगा। भारत अपने आंतरिक मामलों पर या बाहरी मामलों पर फैसले लेने में एक तरह से सक्षम है। कोई बाहरी शक्ति भारत पर कोई दबाव नहीं बना सकती। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अधिकार के हैं। इसी के तहत हम लोग किसी विदेशी क्षेत्र का एक तरह से उसको अपने अंतर्गत रख भी सकते हैं। विदेशी सीमा को अपने साथ में मिला भी सकते हैं। इसके अलावा किसी देश के पक्ष में हम अपना कुछ क्षेत्र या कुछ जमीन छोड़ भी सकते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि बाहरी और आंतरिक मामलों पर हम प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है। लेकिन कुछ मामले हैं, जैसे आपका परमाणु का मामला है, पर्यावरण का मामला है, वहाँ पूरे विश्व के साथ हमें चलना होता है। हम उसमें फैसले पूरे नहीं ले पाते, लेकिन हम अपने बाहरी और आंतरिक मामलों पर यहाँ फैसले ले सकते हैं। दूसरा एक चीज और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत में संपूर्ण प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो हम भारत के लोग, तो संपूर्ण प्रभुसत्ता भारत के लोगों में या भारतीय जनता में निहित है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग ध्यान रखें। आगे चलते हैं। समाजवादी का मीन्स होता है जहां आय के साधनों पर, वितरण के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर आपका सरकारी नियंत्रण भी हो, यानी कि सार्वजनिक भी हो, और आपका निजी नियंत्रण भी, यानी कि दोनों। आपका दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था का मामला है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसी को हम बोलते हैं पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानता, यह भारत अधार्मिक देश है। लेकिन यहाँ क्या है कि सभी धर्मों को मान्यता दी गई, ये आपका धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। इसके अलावा धर्मों में बहुत पंथ होते हैं। धर्मों के अंतर्गत आपके पंथ जो आपके एक तरह से छोटी शाखाएं बन जाती है धर्मों के अंतर्गत, उन सबको मान्यता यहाँ दी गई है। लेकिन एक तरह से भारत राज्य एक धार्मिक राज्य नहीं है। ये बात हमें इस चीज को कह रही है कि हमारा राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं है। आगे चलिए, लोकतंत्र के बारे में मैंने आपको शुरुआती वीडियो में भी जिक्र किया था। लोकतंत्र की एक डेफिनेशन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के ही लिए। इसके अलावा मैंने आपको एक शुरुआत में भी बताया था कि जिस देश के संविधान में संविधानवाद मौजूद होगा, हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र की अवधारणा है, वह लोकतांत्रिक देश है या वहाँ लोकतांत्रिक संविधान है। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे देश में मौजूद है, यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के ही लिए होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में संविधानवाद मौजूद है। ये आपके लोकतंत्र की अवधारणा। आगे चलते हैं, गणराज्य या गणतंत्र दोनों एक ही शब्द। इसका मतलब होता है कि यहाँ एक तरह से राजतंत्र नहीं है, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आपका देश का शासन करने वाला होता है वह आपका अनुवांशिक नहीं होगा, जनता के द्वारा कुछ सीमित समय के लिए वो चुना जाएगा। यह आपका गणराज्य है, चलेगा। यानी कि यहाँ आपके अनुवांशिक पद आपके राज्य शासन करने के नहीं है। इसके अलावा आपका जितने भी सार्वजनिक पद है वे भी आपके अनुवांशिक नहीं है, उन पर भी आपकी अलग से एक तरह से नियुक्ति होती है, यानी कि उनके लिए एक तरह से सबके लिए खुले। आपका गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है या भारतीय संविधान में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो न्याय 3 प्रकार का कहा गया है भारतीय संविधान में। एक आपका सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि भारत के जो एक संविधान है भारत के लोगों को सामाजिक तौर पर आधार पर भी न्याय प्रदान करने की कोशिश करेगा, आर्थिक आधार पर भी न्याय प्रदान करने की कोशिश करेगा और राजनीतिक आधार पर भी न्याय प्रदान करने की कोशिश करेगा। आगे
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, या भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई। तो विचार, अभिव्यक्ति यानी कि विचारों की स्वतंत्रता, स्वयं यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म यानी कि धार्मिक मामलों पर आपका, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता प्रदान की गई। आगे चले, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर इन दोनों की एक तरह से समानता प्रदान किए हैं प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण, आपसे बार बार पूछे। राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता का मतलब एकता का यूनिटी है ही आपका, अखंडता का मतलब होता है कि भारत में से और अलग देश नहीं बन सकता, भारत में से कोई अलग देश नहीं बन सकता। भारत में राज्यों का निर्माण हो सकता है लेकिन इससे अलग कोई देश दूसरा नहीं बन सकता अब भारत में। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि भाईचारा, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मैंने आपको लिखित और अलिखित संविधान में भी जिक्र किया था कि लिखित संविधान की एक तारीख होती है जिस दिन उसका सृजन होता है, जिस दिन उसका निर्माण होता है, तो ये वो तारीख है। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। इसे अगर हम लोग हिंदी में देखें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 में, देखो ये आपका मार्गशीर्ष महीने का होता है आपका, ठीक है, और मिति कोई एक तारीख होती है, शुक्ल सप्तमी, जैसे सप्तमी आपकी तारीख होती है, जैसे आपका एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये आपकी 11-12 तारीखों को हम लोग बोलते हैं, तो ये हिंदी के एक तरह से शब्द है। तो शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं। संवत 2006 विक्रमी, 2000 विक्रमी का मतलब होता है क्योंकि विक्रम संवत आपका 57 ईसा पूर्व में चला था, 57 ईसा पूर्व में जैसे चला था, तो अगर कोई साल आपको निकालना है तो उसमें 57 साल जोड़ देते हैं। जैसे 1949 में अगर ये संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था, अगर उसको हमें विक्रम संवत में निकालना है तो उसमें 57 साल जोड़ देते हैं। वर्तमान में 2021 चल रहा है, अगर हमें इसका विक्रम संवत निकालना है तो 2021 में 57 साल जोड़ देंगे तो आपका विक्रम संवत निकल जाएगा। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तीनों शब्दावली आपको एक तरह से सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। तो ये भारतीय प्रस्तावना थी। प्रस्तावना के दर्शन क्या है, अब लोगों ने देखा कि हमें प्रस्तावना की, जो हमारे संविधानविदों ने संविधान का निर्माण किया है, वे क्या चाहते थे, कैसी भारत का लोग नागरिकों को एक तरह से न्याय स्वतंत्रता देना चाहते थे, सारा यही से हमें दर्शन देते हैं। अगर आपको भारतीय संविधान के दर्शन करना है तो उसके एक एक अनुच्छेद, एक एक उपबंध पढ़ने के बजाय आप प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही से आपकी समझ में आएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को बेशक ये बोरिंग सा लगेगा, जटिल लगेगा, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप डिफिकल्टी में आ जाओगे। जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पीसीएस में, यूपीएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन आप अपने एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखें। चलिए घर आगे चलते हैं। एक सवाल, एक ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, चलो इसको हम बाद में समझते हैं। एक सवाल बनता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसके बारे में दो विचारक उस समय थे, ये दो विचार उस समय बड़े बड़े आए हैं, दो विचारधाराएं उस समय चल रही थी। एक परंपरागत विचारक थे, एक आपके उदार चिंतक विचारक थे। परंपरागत विचारकों का कहना था कि प्रस्तावना संविधान पर एक बोझ है, यदि प्रस्तावना को संविधान के से हटा दिया जाए तो संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रस्तावना संविधान पर बोझ है, प्रस्तावना को यदि संविधान से हटा दिया जाए तो प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनकी बात को मान भी लिया गया बेरुबारी संघ मामला 1960, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। आप लोग उसके उदाहरण से समझिएगा। आपने कोई बुक देखी होगी, कोई भी बुक होती है, जैसे बुक का जो पहला, दूसरा या तीसरा पेज होता है शुरुआत में, उसमें उस बुक के बारे में दिया गया होता है। जैसे एक प्राक कथन होता है या चैप्टर की सूची होती है, ठीक है। जैसे प्राक कथन है, प्राक कथन में लेखक अपने बारे में और बुक के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये बुक आपकी इस सब्जेक्ट की है, ये आपको ये प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये सारी बात है। तो
पूरा आपका जो चैप्टर आपको समझना है या पूरा सब्जेक्ट समझना है, बुक के अंदर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको आप पढ़ना क्या चाहते हो, किस किस प्रकार उसमें प्रावधान किए गए हैं, अगर आपको ये समझना है, आप उसको पहले दूसरे जो आपका पेज दिया हुआ उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अगर उस पेज को वहाँ से हटा दिया जाए, क्या उसके बुक के अंदर जो आपके चैप्टर दिए हुए हैं अंदर, क्या एक तरह से उसके अंदर जो आपके प्रावधान दिए गए हैं, क्या वे समाप्त हो जाएंगे? नहीं, भी वही के वही रहेंगे। आपका जो पहला दूसरा पेज है उसको अगर हटा भी दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मान लीजिए एक बुक है, एक मैगजीन है, इसमें मैं किसी मैगजीन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कभी आप लोग प्रचार समझ लीजिए। इसमें जैसे आपका संपादकीय दिया हुआ, एडिटोरियल दिया हुआ, इसमें आपको बताया गया है कि इसमें एक तरह से क्या प्रावधान किए गए, इस पुस्तक में क्या होगा, इसमें क्या क्या बातें निहित है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या, किस पेज पर क्या है और किस किस के बारे में आपको एक तरह से क्या दिया हुआ है। लेकिन समझने वाली बात ये है, अगर हम इसको इन सारी चीज़ों की जो जानकारी विस्तृत तौर पर हमें अंदर मिलेगी, सारी जानकारी इसके बारे में हमें अंदर मिलेगी, हेडिंग जो डली है ये भी हमें अंदर मिलेगी, और इसके अलावा सारी जानकारी हमें अंदर ही मिलेगी। अगर हम इसको हटा भी दें इसको यहाँ से, तो क्या इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? इससे हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा? ये बुक जो हमें समझाना चाहते हैं कि हम नहीं समझ पाएंगे? तो ये ऐसा नहीं है। अगर इसको हटा भी जाए तब भी हम इसको मान सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ से हम सारी चीजें समझ सकते हैं। यही आपको परंपरागत विचारों का कथन था, और इसी एक बात को मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान पर बोझ है। 1960 के मामले में जो बेरोजगारी संग्राम हुआ था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान पर बोझ है, इसके ना रहने से प्रस्तावना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर हटा भी दिया जाए तो संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद एक मामला आया 1973 में, जो उदार चिंतकों के विचार थे वे यहाँ सामने आए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ था? केशवानंद भारती कुछ जमीन पर कुछ मामला, इनके मठ थे, ये केरल राज्य से संबंधित थे, और ये करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रश्न है ये प्रस्तावना में जो संशोधन की प्रक्रिया के जनक माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तरह से प्रस्तावना संशोधन होने के रास्ते खोजे। तो इनके मठ थे, तो इनकी जमीन पर कुछ मामला आ गया, सरकार ने शायद उसका अधिग्रहण किया या कुछ करना चाहती, तो ये इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो 9वीं अनुसूची थी कुछ इस तरीके से कार्य कर रही थी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई मामला 9वीं अनुसूची में चला गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर बाध्य थी। तो यहाँ मामला आया कि संविधान को क्या सरकार को इतना अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित कर। तो इस मामले पर ही आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी शुरू हुई, तो प्रस्तावना पर बात आ गई। प्रस्तावना पर जब बात आ गई तो इन्होंने कहा, इस समय सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि ठीक है, हम मानते हैं कि प्रस्तावना को संविधान से हटा देने से संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर कभी भविष्य में ऐसी जहां अटक गए, ऐसे मोड़ पर अटक गए जहां संविधान में, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, या कुछ ऐसा आपको कुछ कानून बनाने पड़ गए जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, उन मामलों पर कानून बनाना पड़ गया, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े, तब आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि भारत में एक तरह से अगर आप कहीं फंसोगे तो प्रस्तावना आपको वहाँ से निकल जाएगी। यहाँ से आपको प्रस्तावना से आपको पता लग जाएगा कि आपके जो संविधानविद थे, जो संविधान निर्माता थे, उनके मन मस्तिष्क कैसे पढ़ा गया, वे क्या चाहते थे। और यही वो फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क पढ़ने की कुंजी है। यानी कि अगर आप कहीं फंसते हैं ठीक है, प्रस्तावना को आप हटा दीजिए, बोझ है, मानते हैं प्रस्तावना बोझ है, उसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन यहाँ कहा गया अगर कभी आप ऐसे मामले पर फंस गए तो आपको रास्ता प्रस्तावना ही दिखाएगी। तो यही माना गया, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। उसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट मूलभूत ढांचे पर चुप रहा था। चुप रहने का मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूलभूत ढांचा क्या होता है, इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते, जब हमारे पास कुछ मामले आएंगे, जब हमारे पास कोई ऐसा केस आएगा तो हम उसी समय बताएंगे कि मूलभूत ढांचे में ये शामिल है या
नहीं है। तो आपका मूलभूत ढांचा आपका एक तरह से आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बता दिया जाएगा। तो यही से पता लगता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और अभिन्न अंग है। इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें इसके मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा एक बात और भी है, अगर हम अपने तरीके से देखें, एक कुछ तर्क देखें कि प्रस्तावना अंग क्यों माना जाता है। जब भारतीय संविधान को भी संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है, अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित किया गया है, इसी प्रकार आपका प्रस्तावना को भी संविधान निर्माताओं के द्वारा एक तरह से स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया। संविधान सभा के द्वारा ही आपको ये पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें, एक तर्क आपका है, दूसरा तर्क देखें कि जब प्रस्तावना में संशोधन की प्रक्रिया वही अपनाई जाती है जो संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अन्य प्रावधान में संशोधन करने की अपनाई जाती है। यानी कि प्रस्तावना में संशोधन करना हो या आपके संविधान में संशोधन करना हो, एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कैसे प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मान सकते। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है और इसके मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें संशोधन हो सकता है। और इसी फैसले के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द बाद में जोड़े, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार ये तीनों शब्द आपसे पूछे जाते हैं। बाकी संविधान संशोधनों का जिक्र मैं बाद में करूँगा। जैसे संविधान संशोधन पहला 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, तो इन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपकी मुझे एक ऐसी आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक सवाल और बनता है कि प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, क्या यह न्यायालय में वाद योग्य है। तो प्रस्ताव जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो उसकी प्रस्तावना गैर न्यायोचित है या यह अपरिवर्तनीय है। यह अपरिवर्तनीय है अथवा गैर न्यायोचित है, यानी कि अगर आपको किसी मामले में न्याय नहीं मिल रहा है या आप की प्रस्तावना को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता, इस प्रकार का न्याय नहीं मिला, यानी कि आप इसको लेकर के, प्रस्तावना को लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि अपरिवर्तनीय। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आप लोगों को एक तरह से आसानी रहे, आप लोग इनके नोट्स बना लेना अच्छे से, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिएगा, खुश रहिएगा।